सो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए आप साथ साथ में बुक को भी देखते रहो, यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है। तो ये ग्राफ कुछ बताता है आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किस तरह से, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किस तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल हो जाती है। जैसे ये ग्राफ बनाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे इट इज़ रिएक्शन रेट और यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ए और बी ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे इनकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ वो भी डिक्रीज होती गई और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन भी कम होती गई, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम आया तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इस तरह से आ गई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। सो नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। What is law of mass action? Law of mass action states that rate at which a substance reacts is proportional to its active mass, and hence the rate of chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reactant. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक रिएक्शन बताया था, that is A mole of A is reacting with B mole of B, ठीक है, and so on in a reversible reaction to give m mole of n plus n mole of n and so on, ठीक है। तो ये एक सैम्पल रिएक्शन आपके लिए लिख दिया मैंने। तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को यहाँ पे हमने अप्लाई करना हो तो ये बोलता है रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। तो अगर मान लो हमारे पास सिर्फ इनिशियली हमारे पास मान लो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है ए, ठीक है। तो ए रिएक्ट कर रहा है, इस तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास दैट इज ए, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पे इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ द ए, ठीक है। तो एक्टिव मास इज इक्वल टू, और रेट ऑफ अगर हमारे पास बी है, ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास बी रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रेट इज इक्वल टू रेट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ बी। पर थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया, जब रेट ऑफ ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ए और बी ने रिएक्ट करके क्या बनाया, एम और एन, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम बोलेंगे इसी तरह से रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दिस, है ना। तो इस डेफिनेशन में साथ में ये भी लिखा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट क्या हुआ यहाँ पे, एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास इज सिंपली इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर यहाँ पे हमने ये अप्लाई करना हो तो इट विल बी इक्वल टू द रेट विल बी इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस रेज टू पावर देयर मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड सम टाइम ये आपको एग्जाम में भी आ जाता है दैट डिराइव द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन जो है बहुत आसान है। इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे हम, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक हम सैम्पल रिएक्शन लिख लेंगे इस तरह से,
that is A mole of A reacting with B mole of B to give M mole of N plus N mole of N। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू, और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी। ठीक है, के एफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ खुद ही लिख लेना है, दैट इज के एफ इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह आर बी लिखता हूँ मैं यहाँ शॉर्ट करके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू सिमिलरली के बी इंटू एम रेज टू पावर एम इंटू एन रेज टू पावर एन। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पे एट केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये यहाँ आपने खुद लिख लेना है, के एफ क्या है यहाँ पे यहाँ लिख लेना है, और के बी क्या है वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, और आर एफ और आर बी भी लिख सकते हो आप। तो उसके बाद है एट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब हुआ के एफ इंटू ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम रेज टू पावर एम टू एन रेज टू पावर एन। अब ये कहाँ से किया हमने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की हमने अभी मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया था। और उसके बाद हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये लिखी, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन से, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी हमने यहाँ लिखी लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो इसको यहाँ हमने सिंपली लिखा। और अगर आपके पास जैसे आपने अपने फेयर नोट्स बनाने हैं तो वहाँ पे आप इनको इक्वेशन नंबर भी दे सकते हो, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम सीन्स फ्रॉम इक्वेशन इतना इतना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये काम खुद कर लेना है। तो अब हमने इसके ऊपर सिंपल मैथ्स अप्लाई करना है। ये आपने अपनी बेसिक क्लास यानी 10th क्लास में पढ़ा होता है, इतना एक मैथ्स बेसिक मैथ्स है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, के एफ ऑब्लिक सिंप्लीफाई जब हमने इसको किया तो क्या आया, के एफ ऑब्लिक के बी इज इक्वल टू एम रेज टू पावर एम एन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। तो बहुत आसान है ये। और के एफ और के बी क्या हो गया, इट इज़ इक्वल टू द अदर कांस्टेंट, दैट इज़ कांस्टेंट टर्म को हम कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक और कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ दिस के। ठीक है, तो इस के को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया, के इज इक्वल टू एम रेज टू पावर एम इंटू एन रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी। ठीक है, तो अगर आपने इसको डिफाइन करना है, किस तरह से डिफाइन करोगे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो इट्स वेरी इजी कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या इसको डिफाइन करना है तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स
ठीक है, ईच रेज टू पावर देयर कोफिशेंट्स, दीज आर कोफिशेंट्स एम एंड एन, मैंने आपको पहले भी बताया था ये दीज आर कोफिशेंट्स, स्मॉल ए स्मॉल बी एम एंड एन। जब आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो वहाँ भी इस तरह के कोफिशेंट होंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वहाँ पे 1 है, अगर 2 है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे रेज टू पावर देयर डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज टू इट्स कोफिशेंट दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, is constant at constant temperature and is called equilibrium constant, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम इस तरह से लिख देते हैं constant, क्या है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आ गया constant टेम्परेचर। सो इट इज़ द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको आपने रिवाइज करना है और ये डेरिवेशन हमेशा आपको आएगी एग्ज़ाम में। यहाँ पे लिखेंगे डिराइव लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स।